नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मधु कांकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का दूसरा भाग लेकर। चिट्ठी इस प्रकार थी। उल्लू गधे, मुझे लगता है कि तुझ पर फौजी कायदे कानून का पहाड़ टूट पड़ा है और मैं यहाँ जलेबियाँ उड़ा रहा हूँ और जानबूझकर तुझे नहीं लिख रहा हूँ। अरे कार्टून, दुनिया हर जगह एक जैसी है। हर जगह हम लोगों की फट रही है। तुम्हारे यहाँ होने वाली रैंकिंग के बारे में मैंने अखबार में पढ़ा। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि IMA के भगत बटालियन के सिंगारी कंपनी के जेंटिलमैन कैडेट 111 ने रैंकिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। तुम लोग तो फिर भी खुशनसीब हो कि एक बंदा पंखे से झूल गया और तुम सबको वैसी जानलेवा रैंकिंग से मुक्ति दिला गया। अब सुन यहाँ के हाल। बेटे, यहाँ आकर पहली बार जाना कि घर क्या होता है और क्या होता है घर का खाना, घर की सुविधा, घर की सुरक्षा। अभी तक हमने बाहर की दुनिया देखी ही कहाँ थी। हमारे दिमाग में सब कुछ अच्छा ही भरा था। हमारे लिए बाहर की दुनिया घर का ही विस्तार थी। पहली बार ये भरोसा हमारे यहाँ आकर टूटा कि दुनिया उतनी अच्छी भी नहीं है। यहाँ आकर मैंने पाया कि हमारी निश्चल दुनिया में एकाएक धोखा, अविश्वास, क्रूरता और हिंसा घुस आई है कि हमें हर दिन एक नया युद्ध लड़ना होता है। जानते हो, मेरे बैच के 2 लड़के रैंकिंग से घबराकर घर भाग गए। हम जैसे ढीठ और गैड़ा चमड़ी तो सारी जिल्लत, यातना, अपमान झेल जाते हैं, पर स्वाभिमानी और कमज़ोर गुर्दे वाले भाग खड़े होते हैं। एक बंदा तो मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त हो गया कि उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। उसे पूरी तरह नंगा कर कहा गया, तैर धरती पर तैर। नंगेपन की शर्म को झेल नहीं पाने के कारण वह सिकुड़ता गया। वे कहते रहे, तैर। सारी रात यही वैसी खेल चलता रहा। और अब सुन क्या हुआ मेरे साथ। यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिची में रैंकिंग बहुत ही वैज्ञानिक, परंपरागत और व्यवस्थित ढंग से होती है। हम में से जो साल भर सीनियर हैं उन्हें हम बाप कहते हैं, जो 2 साल सीनियर हैं उन्हें हम दादा कहते हैं, और जो 3 साल सीनियर हैं वे हुए परदादा। तो हर सीनियर का एक बेटा होता है जिसकी रैंकिंग करने का उसे विशेषाधिकार होता है। यह रैंकिंग भी नियमानुसार होती है, यानी हर राज्य और हर प्रांत वाले अपने ही राज्य और प्रांत वालों की रैंकिंग कर सकते हैं। मैं बंगाल से हूँ तो मेरी रैंकिंग सिर्फ बंगाल कोटा से आए सीनियर्स ही कर सकते हैं। इसी प्रकार जो NRI हैं उनकी रैंकिंग NRI ही कर सकते हैं। करीब 8-9 महीने तक चलती रही रैंकिंग, तब तक जब तक हमें सीनियर्स द्वारा फ्रेशर्स वेलकम पार्टी नहीं मिल जाती। इस दरमियान हम पर कई प्रतिबंध होते हैं, जेल के कैदियों की तरह। हम कॉलेज कैंपस के बाहर घूम नहीं सकते। यदि कोई बेहद ही ज़रूरी काम हो तो हमें इजाज़त लेकर जाना होता है। इन 8-9 महीने हम न बूट पहन सकते हैं, न जीन्स, न ही टी-शर्ट। कॉलोनी कैंपस में हमें हवाई चप्पल पहन कर रहना पड़ता है। हमें पूरी बाँह और बंद गले का बुशर्ट पहनना होता है। हमें मिलिट्री कट यानी बहुत छोटे छोटे बाल रखने होते हैं, यानी पूरी तरह लल्लू बनाकर हमें रखा जाता है। मेरे पास पूरी बाँह की कमीज़ें कम थीं, इस कारण एक बार मैंने आधी बाँह का शर्ट पहन लिया। इसकी कॉलर के ऊपर 200 बटन लगे थे। मैं कंप्यूटर रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि रास्ते में मुझे 2 सीनियर मिले, पर मैं निश्चिंत था। वे मध्य प्रदेश के थे और नियम के अनुसार वे मेरी रैंकिंग नहीं कर सकते थे। पर जब तक मैं कंप्यूटर रूम तक पहुंचा, जाने कहां से ये खबर उड़कर मेरे बाप तक पहुंच गई और उसके रूम के बाहर बाग देने लगी। आनन फानन में मेरा बाप हाजिर और 2 झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर। इस प्रकार वास्टर्ड ने खींचे 100 बटन की शर्ट ही फट गई। फिर उसने पूछा, तेरा स्कोर कितना है? मैंने कहा, 8 सर। बस 8 ही? फिर 2-3 झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे उसी गाल पर। फिर बका उसने, अब बता कितने स्कोर हुए? मैंने कहा, 11 सर। हाँ, अब 2 अंक वाला स्कोर ठीक है, अब तू जा। कई बार ये रैंकिंग बड़ी इंटेलिजेंट टाइप की रैंकिंग भी होती है। एक बार रैंकिंग के दौरान मुझसे कहा गया, तुमको पेशाब लगा है तो तुम क्या करोगे? सर, मूतूंगा।
तुमको यदि जलते हुए हीटर के ऊपर मूतने को कहा जाए तो क्या करोगे? सर रुक रुक कर मूतूंगा, जिससे मुझे करंट नहीं लगे। तो धोंचू तेरी क्या रैंगिंग हुई? रैंगिंग तो हम लोगों की होती है। अभी तो और सुन। एक बार मेरे बाप ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, मैं गया। मैं वहाँ एकदम अकेला था। मेरे इर्द गिर्द 5-6 सीनियर थे जो सभी बंगाल से थे। इस कदर घूर रहे थे कि उनकी आंखों से लपट मारती क्रूरता की तपस से ही झुलस गया मैं। तभी मेरी नज़र उस टेबल पर पड़ी जिस पर रखे थे डिटॉल, कैंची, बैंडेज, रुई, पट्टियाँ, नोवा सेल्फ पाउडर, खून बहने से रोकने वाला आदि, और कोने में पड़ा था एक स्ट्रेचर। मेरे तो होश उड़ गए। आज मरा। मैं डर से ठिठुरता रहा। मेरी धड़कनें तेज होती गईं। तभी मैंने सुना मेरे बाप से उसका दोस्त कुछ पूछ रहा था। यह डिटॉल, नोवा सेल्फ, पट्टियाँ वगैरह क्यों रखी हुई हैं? उसने मटके से अपनी गर्दन मेरी ओर घुमाई और यूं देखा मेरी ओर कि हिटलर के ज़माने में नाजी भी यहूदियों की ओर क्या देखते होंगे। फिर उस बाप ने जवाब दिया, पिछले सप्ताह रैंगिंग में एक लड़के का माथा फट गया था, बुरी तरह खून बहने लगा था। हमारे पास फर्स्ट एड भी नहीं था। बहुत खून बह गया बेचारे का। इस कारण इस बार पहले से ही सारे इंतजाम कर रखे हैं। मेरी तो फट गई, अंदर अंदर गीला पीला हो गया। अब हुई पिटाई। अब लिटाया स्ट्रेचर पर। सुना था 70 के दशक में बंगाल के नक्सलवादी इंट्रोगेशन रूम में जाते थे चलकर पर निकलते थे स्ट्रेचर पर। वही दृश्य दिमाग में घूमने लगा। वे आपस में बतियाने लगे कैसे उस लड़के के नाक से खून बहा, फिर कैसे उसका ओंठ कटा, अंत में कैसे उसका माथा फटा। जब उन्होंने उसके माथे को दीवार से भिड़ा दिया और मैं और नहीं सुन सका, धम्म से ज़मीन पर बैठ गया। बैठे बैठे ही मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि उसकी आवाज़ मेरे बाप ने भी सुन ली। इसलिए बिना मेरी ओर देखे ही वह बोलता रहा, यार उस दिन तो थोड़ी सी भी देर और हो जाती तो उस बेचारे का तो राम नाम सत्य हो ही जाता। उसका तो बोलना हुआ। मेरा सिर चकराने लगा। कई बार पढ़ चुका था कि कैसे रैंगिंग के दौरान लड़के की मौत तक हो गई। मैं एकदम अकेला, अनजान शहर, अनजान भाषा, सामने 5-5 साक्षात यमराज। मैं सुबकने लगा और तभी मेरे बाप ने फिर जड़ा एक करारा चाटा मेरे गाल पर और पूछा, क्या है तेरा स्कोर? मैंने कहा 55। उसके दोस्त ने फिर अपने हाथ मुझ पर आजमाए और कहा, अब तू अमीर हो गया, अब जा भाग। मैं दुम दबा के भागा। बाद में पता चला वह डिटॉल, कैंची, पट्टियाँ सारी नौटंकी थी, महज मुझे डराने के लिए। सोचो कितनी क्रूरता थी उनमें। कहीं पढ़ा था कि चंगेज खां पहाड़ों से हाथियों को गिरवा देता था और उनके आर्तनाद को सुनकर आह्लादित होता रहता था। हर युग में सैडिस्ट प्रवृत्ति के ऐसे चंगेज खां पैदा होते रहते हैं, धरती के उसी टुकड़े को दुर्गंध युक्त करते रहते हैं जो उन्हें पालती पोसती है। कई बार मैं सोचता हूँ इतनी क्रूरता इनमें आती कहाँ से? क्या क्रूरता से ही जन्म लेती है क्रूरता? एक बार मैं रैंगिंग के दौरान रो पड़ा और मेरे मुंह से अपने सीनियर के लिए निकल पड़ा, आप भी तो 6 महीने पूर्व फ्रेशर थे, मेरी तरह क्या आप भूल गए अपने दिन? जानते हो उसने मुझे क्या कहकर जवाब दिया? उसने कहा, हाँ, 6 महीने बाद तुम भी इसी तरह फ्रेशर की रैंगिंग करोगे, बल्कि हमसे ज़्यादा क्रूर ढंग से। यानी इसी प्रकार चलता रहेगा क्रूरता का ये खेल और दुनिया का पागलपन। कई बार सोचता हूँ शायद अपनी नीरस और ऊब से भरी दैनिक जीवन की दिनचर्या से निपटने के लिए एवं जीवन में कुछ थ्रिल, मज़े नामक तत्व को शामिल करने के लिए ही किया होगा अंग्रेज़ों ने रैंगिंग का चलन। पर सोचो, 18 वर्ष की उम्र, अबोध अजानी दुनिया और ये रैंगिंग। दुनिया अच्छी लगते लगते एकाएक खराब और खूंखार हो जाती है। सब कुछ इतना अचानक और एकाएक होता है कि हमारी सारी लय ताल बिगड़ जाती है। हमारे विश्वास की जड़ों में दुनिया के प्रति अविश्वास की खाद यहीं से डलना शुरू होती है, जो ताउम्र हमारी नकारात्मक भावना को ही सींचती रहती है। यार, तुझे ज्ञान देने के जोश में एक घटना को बताना ही भूल गया। हमारे कैंपस की सबसे मज़ेदार रैंगिंग, मेरे रूममेट द्वैपायन के माँ बाप उसे छोड़ गए थे। उनकी माँ ने यहाँ की कुख्यात रैंगिंग के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। यहाँ रहते हुए ही उसने देख लिया था कि सीनियर द्वारा अपने बेटे को घेरे जाते जाते वह बेहद चिंतित हो गई। उसने सीनियर लड़कों को कहा, देखो द्वैपायन तुम्हारे छोटे भाई के समान है।
उसका ख्याल रखना है। सीनियर से वादा लेकर माँ तो निश्चिंत होकर चली गईं। उनके जाते ही सीनियर्स ने द्वैपायन को जबरदस्ती बिस्तर पर सुला दिया। उसे टोपी मोजा पहना, चादर ओढ़ा दिया। 3 दिनों तक उन्होंने द्वैपायन को बिस्तर से उठने नहीं दिया। वहीं बिस्तर पर ही बोतल में दूध, चाय और पानी पिलाते रहे। तुम्हारी माँ बोल गई है, इसका ख्याल रखना। तो हीरो, तू ये मत सोच कि तू आर्मी में है इसीलिए ज़्यादा जकड़ा हुआ है। मैं नागरिक जीवन में हूँ इसलिए खुशहाल हूँ। मुझे तो लगता है कि हर स्तर पर चुनौतियाँ हैं, तनाव है, संपूर्ण सुख चैन कहीं नहीं है। जब तक ज़िंदगी है लहरें तो उठती ही हैं। बस ये समझ ले कि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही है मुठभेड़। हर कदम पर मुठभेड़। घर कब आ रहे हो? हम लोगों को तो शायद तुम्हारे दूसरे सेमेस्टर के बाद ही छुट्टियां मिलेंगी। जानलेवा रैंकिंग से गुजरने के बाद मैं ये सोचने पर बाध्य हुआ कि लोगों से घुला मिला जाए या उनसे दूरी बनाकर रखी जाए। मैं डेल कार्नेगी और नेपोलियन हिल्स पढ़ रहा हूँ। शायद समझ गहराए तुम्हें चाहिए। तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक के पत्र ने उसके घायल मन की मलहम पट्टी की। वह तरोताज़ा हुआ। उसने फिर खुद को याद दिलाया कि इस जीवन का वर्ण उसने खुद आगे बढ़कर किया है, अपने जीवन को बृहत्तर लक्ष्य के लिए समर्पित करने के लिए। इस बीच उसके नाप की वर्दी भी आ गई, जिसे पहन उसे लगा कि एक महान फौजी की आत्मा उसके भीतर प्रवेश कर गई। उसके बाल भी मिलिट्री कट कर दिए गए। परिचय पत्र बन गया। पहली बार वर्दी पहनी उसने तो अपने पर गुमान हो आया। देश प्रेम की भावना भीतर हिलोरे लेने लगी। वह है देश का सिपाही। दूर बचपन में सुना एक गाना, नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, अंतर मन में गूंज उठा। लेकिन ये गूंज अपनी संपूर्णता में भीतर तरंगित भी नहीं हो पाती कि कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके साथ उसका मन फिर उखड़ जाता है। आर्मी फिर भारी भरकम चट्टान की तरह आ गिरती उसके नए उगते वजूद पर। उसे लगता कि हरी घास की तरह यहाँ हर जगह बिछी हुई है कठोरता, जो उसके सारे कोमल कोमल एहसासों को, उसके भीतर की सुकुमारता को, यहाँ तक कि भीतर के सूक्ष्म सौंदर्य बोध को भी कुचल रही है। खेल कूद के बाद उन्हें सिनेमा दिखाया जाता। सिनेमा देखना उनके लिए अनिवार्य था, लेकिन सिनेमा देखते हुए दाएं बाएं नहीं देख सकते और तो और लड़कियों की तरफ भी निगाहें नहीं फेंक सकते। एक बार उसने बजाय फिल्मी नायिका के जीती जागती हीरोइन को तबीयत से देखा। देखता रहा। बस उसे पनिशमेंट मिल गया। जिस वक्त दिन भर की थकान के बाद उसके बाकी साथी सुस्ता रहे थे, वह पीठ पर पत्थरों से भरा बोरा लादे दौड़ लगा रहा था। कठिन दिनचर्या के बाद जो थोड़ी बहुत राहत मिली, उसे भी वह पनिशमेंट के चलते छिन जाती। ऐसे में बहुत ही मायूस हो जाता। वह आंखें डबडबा जाती, इच्छा धूम मचाती भाग खड़ा हो यहाँ से। पर तभी भीतर से आवाज़ निकलती, मैं एक सिपाही हूँ, मुझे डटे रहना है अंत तक, मैं पीठ नहीं दिखा सकता। उसके दोस्त परमजीत की हालत उससे भी बदतर थी। वह सरदार था, लंबे लंबे बाल और दाढ़ी, पास में हेयर ड्रायर भी। इसी कारण जब भी कोई परेड, पीटी या लंच के लिए निकलते, अक्सर देर हो जाती उसे। परमजीत जी जान से चेष्टा करता जल्दी करने की, जल्दी जल्दी पगड़ी बांधता। कभी पगड़ी खुल जाती तो कभी दाढ़ी। कोई कहता तेरी दाढ़ी काट देंगे, कोई बाल काटने की घुड़की देता। वह जब तक दोबारा पगड़ी बांधता देर हो जाती। उसके चलते कई बार पूरे बैच को ही लेट लग जाती और पूरे बैच को ही दंड मिलता। पर कोई उस पर दोषारोपण नहीं करता कि परमजीत के चलते ये हुआ। आर्मी में टीम स्पिरिट की घूंटी शुरू से ही पिलानी शुरू हो जाती है। सबके साथ रहना, अपनी टीम, अपने कमांडर और अपने देश को सर्वोच्च सम्मान देना। उसे अच्छा लगता ये सब। और जब उसे बेपन ट्रेनिंग दी गई तो रोमांचित हो उठा। वह बनिए का बेटा, पर हाथ में तराजू की जगह तोप देख ले उसकी दादी तो डर से पीली पड़ जाए। उसे राइफल चलाने का अभ्यास कराया गया, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध के दौरान कराया जाता है। उससे खाई खुदवाई गई। उसने सोचा आर्मी शांति काल में भी जवानों को युद्ध के तनाव में, युद्ध की मानसिकता में रखती है, जिससे कि युद्ध काल में जवान शांति से युद्ध कर सकें।
बार और वेपन ट्रेनिंग के बाद अब शुरू हुई उसकी जंगल ट्रेनिंग, सबसे रोमांचक, सबसे थ्रिलिंग, सबसे खतरनाक। पर इसी दौरान उसने पाया कि उसका शरीर अब धीरे धीरे आर्मी की कठोर दिनचर्या का अभ्यस्त होने लगा। चूँकि आर्मी मैन की पोस्टिंग कश्मीर से कन्याकुमारी तक 460 डिग्री तापमान से -460 डिग्री तापमान तक कहीं भी हो सकती है, इस कारण उन्हें हर मौसम, हर स्थिति और हर तापमान, हर हवा को झेलने का अभ्यस्त बना दिया जाता है। एक बार उसे एक अनजान जंगल में छोड़ दिया गया और कहा गया कि अपने भोजन की व्यवस्था खुद करो। जंगल ट्रेनिंग के दौरान जाना उसने पेड़ों और फूलों की रकम रकम की रस्में, पत्तियों की जातियाँ, पत्तियों का सौंदर्य, रंग बिरंगी पत्तियाँ जैसे किसी ने पेंटिंग कर उनमें सृष्टि के सारे रंग उड़ेल डाले हों। अभी तक सोचता था कि फूल ही सबसे अधिक सुंदर और अनेक रंगों के होते हैं, पर पत्तियाँ भी इतनी सुंदर, इतनी विविधताओं और सुंदरता से भरपूर, और अभी तक पत्तियों के जादू से ही वह उबर नहीं पाया। तभी उसने जाना कि हर जंगली पत्ती को छूना घातक हो सकता है, उसे खुजली का रोग हो सकता है। एक बार उसे एक पेड़ पर चढ़ने का ऑर्डर मिला। वह पूरी तरह चढ़ भी नहीं पाया था कि उसके सीनियर ने उस दूसरे लड़के को भी उसी पेड़ पर चढ़ने का ऑर्डर दे दिया। संयोग से वह उसी टहनी को पकड़ कर चढ़ने लगा जिस पर वह लटका हुआ था। नीचे से जोर का धक्का लगा, उसका संतुलन गड़बड़ाया, वह धड़ाम से नीचे, पर ताज्जुब, इतनी ऊंचाई से गिरा वह, फिर भी बन पीस खड़ा हो गया। वह मुस्कराया, इसी तरह आर्मी बना रही है मेरे शरीर को फौलादी। लेकिन उसका सारा फौलादीपन मुस्कुराहटें बोल गईं जब अगले ही सप्ताह उसे अनिवार्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। इस प्रतियोगिता के लिए वह एकदम तैयार नहीं था, न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से, लेकिन मन मारने की अच्छी प्रयोगशाला थी आर्मी, इस कारण उसे भाग लेना पड़ा। उसके खानदान की 7 पीढ़ी में किसी ने मुक्केबाजी तो क्या, किसी पर मुक्का तक नहीं उठाया था। इतिहास और वर्तमान दोनों साथ छोड़ रहे थे उसका। पर जब उसने देखा कि उसके सामने खड़ा है बॉक्सिंग का सूरमा अपनी बाजू की फड़कती मछलियों के साथ, तो होश उड़ गए उसकी धड़कन रुक गई। लेकिन वह फौजी ही क्या जो डर जाए। बुज़दिली और फौजी साथ साथ नहीं चल सकते। बड़ी मार खाई उस दिन उसने, पिटता रहा लेकिन मैदान नहीं छोड़ा उसने। मन ही मन स्मरण करता रहा वह उस जापानी सैनिक सोकोई को, जिसने उसके कोमल और सुकुमार मन मस्तिष्क में सैनिक होने का एक नया अर्थ भर दिया। जब जब वह उस सैनिक के राष्ट्र प्रेम और उत्सर्ग को स्मरण करता, उसकी सारी दुर्बलता कच्ची दीवार के चूने की तरह झड़ जाती। वह द्वितीय विश्व युद्ध का एक साधारण लेकिन बहादुर सैनिक था। जब उसे बताया गया कि जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसने विश्वास नहीं किया, इतना महान मेरा देश कैसे अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर सकता है। इस कारण जब अमेरिका ने 1944 में गुआन प्रायद्वीप को मुक्त किया, तो 10 सैनिकों की सोकोई की टुकड़ी ने आत्मसमर्पण से इनकार किया और जंगल में भाग गई कि वे अंत तक लड़ते रहेंगे, लेकिन समर्पण नहीं करेंगे। उन्हें लगा कि समर्पण वाली बात अमेरिका का प्रोपगेंडा मात्र है। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, लेकिन वे 10 जंगल में छुपे रहे। बाद में उन 10 में से 7 सैनिक नागरिक जीवन में चले गए, लेकिन 3 अभी तक जंगल में रहे, इस विश्वास के साथ कि उनका देश अभी तक लड़ रहा है। उन 3 में से 2 भूख से मर गए। 1972 में दूसरे विश्व युद्ध के 28 साल बाद 2 स्थानीय मछुआरों ने उन सैनिक को जबरदस्ती जंगल से निकाला। जब वह जंगल से बाहर आया तो उसे राष्ट्रीय नायक का सम्मान मिला, लेकिन उसे यही लगता रहा कि उसने आर्मी के प्रति अपना कर्तव्य पूरी तरह नहीं निभाया, क्योंकि जब उसे जापान के सम्राट के सामने पेश किया गया तो उसने यही कहा, OLT इज विद मच। मेरे लिए ये लज्जा की बात है कि मैं जीवित हूँ। यही होता है एक सैनिक। वह बुदबुदाया। उसका मुंह इतना फूल गया कि अपनी सूरत तक नहीं पहचान सका। वह नाक, ओंठ, गाल सब जगह से खून सिरने लगा था। गनीमत तो यही थी कि मुंह में उसने कुछ डाल लिया था जिससे जीभ कटने से बच गई। ये मेरी अपनी ही चुनी जिंदगी का स्वाद है, उसने खुद से दिल लगी की। देखते देखते 6 महीने बीते। हवा के झोंके ठंडे होने लगे, जिंदगी मेहरबान होने लगी। पहली बार उसे रविवार को सिविल ड्रेस में कैंपस से बाहर निकलने की आज्ञा मिली।
अब आलम ये था कि रविवार को वह जी भर जी लेता और रविवार के इंतज़ार में सप्ताह के बाकी 6 दिन किसी प्रकार निगल लेता। और एक जानदार दोपहर उसे शानदार खबर मिली कि उसे घर जाने के लिए 10 दिनों की छुट्टियां मिल गई हैं। वह उछल पड़ा। शायद ही बीता हो कोई दिन उसे खाते वक्त, रात को सोते वक्त, सीनियर की फटकार सुनते वक्त या दंड झेलते वक्त घर की याद ना आई हो। घर से दूर रहकर ही जाना था उसने कि घर क्या होता है। अपनी खुशी बांटने वह परमजीत के हॉस्टल की ओर गया तो देखा परमजीत झोले की तरह मुंह लटकाए एक कोने में उदास बैठा है। अरे तुम मुंह लटकाए क्यों बैठा है? घर नहीं जाना, तैयारी नहीं करनी, सामान नहीं जमाना? खाली खाली आंखों से देखता रहा परमजीत उसे। संदीप ने फिर धकेला उसे। बोलता क्यों नहीं? सब खैरियत तो है? मेरी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई, मैं नहीं जा रहा घर। किसी तरह शब्दों को बाहर धकेला परमजीत ने। पर क्यों? पनिशमेंट, दंड, हिकारत और व्यंग से कहा उसने। कैसा पनिशमेंट? किस बात का? ड्रिल में प्रदर्शन अच्छा नहीं था इस कारण। हे भगवान, ये आर्मी है या हथौड़ा? या ये भी उसका अपना ढंग है फौजियों के कोमल तंतुओं पर प्रहार कर उनकी भावनाओं को कुचलने का? फिर एक प्रश्न नन्हे पौधे की तरह उगाया उसके दिमाग के खाली बंजर में। समझ नहीं पाया संदीप क्या कहे क्या न कहे, कैसे सांत्वना दे अपने मित्र को। कितना बेताब था, कितना उछल रहा था वह घर जाने को। आत्मीय स्पर्श से उसके कंधे को छुआ उसने। बोलना चाहा तो अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। वह चुपचाप देखता रहा उसके उदास चेहरे को, फिर चल दिया। जैसे कि उम्मीद थी पूरा घर पलके बिछाए बैठा था उसके स्वागत के लिए। जैसे कि उतरा वह ट्रेन से लिपट पड़ा पूरा घर। पर दूसरे की पल जैसे ही नज़र पड़ी उसके हुलिये पर, माँ भौचक। अरे ये कैसी शक्ल बना रखी है? आधी घुटी खोपड़ी, सूखा चेहरा, कमज़ोर शरीर। क्या पूरा खाना भी नहीं देती आर्मी? बाल नहीं रखने देती? माँ गमगीन हो उठी, बोलते बोलते रो पड़ी। हीरो सा चिकना और स्मार्ट दिखने वाला उसका लाडला कैसा उजबग और गाबदी लग रहा था। उड़ती हुई गाड़ी घर पहुंची। जैसे ही अपने घर में घुसा उसने देखा बड़ा सा बैनर जिस पर लिखा था वेलकम होम GC 108। कोष्ठ के भीतर लिखा था गोबरचंद 108। वह ठहाका मारकर हंस पड़ा छोटे भाई सिद्धार्थ की शरारत पर। जेंटिलमैन कैडेट को गोबरचंद कैडेट में बदलते देख माँ ने नाश्ते में सभी मनपसंद चीज़ें चुन चुन कर बनाई थी। मेथी के पराठे, लहसुन की चटनी, बादाम का हलवा, क्लब कचौड़ी, गरम गरम जलेबी। वह भावुक हुआ। सुगंध से ही 7 जन्मों की भूख जाग गई। घर छोड़ने के बाद फिर कभी इतना लजीज खाना नसीब नहीं हुआ। पर उसकी परेशानी यह थी कि उसे जी भर खाना था और वजन को भी नियंत्रण में रखना था। वजन बढ़ने पर उसे फिर कड़े दंड से गुजरना पड़ सकता है। इस कारण वह हर चीज़ को जरा जरा लेकर खाता। माँ की ममता ने ताड़ लिया। खाने के प्रति उसकी सावधानी देख आर्मी, जो कि पहले से ही अजूबा थी उस घर के लिए, जिसका दरवाज़ा खोलने में ही डरता था, वह बनिया परिवार अपने लाडले का वह गुपचुप कुम्हलाया बाल मुड़ा चेहरा परहेजी खाना देख और सहम गया। अभी से ही ये हाल, क्या होगा आगे? माँ उसे खोद खोद कर पूछती कैसा खाना मिलता, अफसर कैसे हैं, अभी किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या बंदूक भी चलाता है तू, बाल इतने छोटे क्यों कर रखे, सुबह कितने बजे उठना पड़ता है, दिन में पढ़ाई होती है, कितने घंटे, घर की याद आती है? वह बार बार हूँ हाँ में जवाब देता। दिमाग में चलती रही उन प्रारंभिक दिनों की स्मृतियाँ। जब खाने बैठता वह तो तस्तरी से चपातियाँ गायब मिलती, दाल बिस्किट ग्लूकोज के सहारे बीतते प्रारंभिक दिन। और विडम्बना, आज इतना लजीज और सुस्वाद खाना सामने पड़ा है तो भी वह पेट भरकर नहीं खा पा रहा कि कहीं वजन न बढ़ जाए। माँ रुआंसा हो गई। किसी भी बात का दिल खोल कर जवाब नहीं दिया उसने। इतना सीधा साधा बेटा कितना घुन्ना बन गया महज 6 महीने में। छोटे भाई सिद्धार्थ ने फिर बात संभाली। अम्मा ये फौजी सिविलियन से अधिक बात नहीं करते, कहीं इनका रुतबा फीका ना पड़ जाए। सिद्धार्थ की बात भीतर तक गुदगुदा गई। उसे मारा पीठ पर एक धौल उसने। साला मुझे चला आर्मी का रिवाज सिखाने। 10 दिन उड़ गए पक्षी की उड़ान की तरह। पंख फैलाया भी नहीं, फिर उड़ने की तैयारी।
वह फिर हंसा अपने आप पर। उसके साथ ही उसके सीनियर ऑफिसर शायद ही विश्वास करें कि घर का इतना जमा जमाया अच्छी खासी कमाई वाले धंधे को छोड़कर वह इस आर्मी के पहाड़ में खाक क्यों छान रहा है। हंसा वह तब भी जब उसने बड़ी शान से घर में पापा और अम्मा को खुश करने के लिए आर्मी की वर्दी पहनी और उसे पहनकर मोहल्ले का चक्कर भी लगा आया। तो खुश होने के बजाय उसके पापा ने थोड़ी नाराज़गी और थोड़े हिराकत से कहा, उतारो इसे, इसे वहीं पहनना, हमारे सामने इसे मत पहनो। तो अभी आप सुन रहे थे मधु काकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का दूसरा भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। आपको ममता काकरिया की अन्य कहानियाँ भी मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगी, तो उन्हें आप देखिएगा अवश्य।